हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रचना ने जोर से धक्का देकर महक को घर से बाहर निकाल दिया। महक गिरती उससे पहले ही सुधांशु ने उसे थाम लिया। सुधांशु को देख महक बहुत खुश थी, लेकिन सुधांशु की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। सुधांशु गुस्से में रचना की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करने की। रचना और निर्जला दोनों ने सुधांशु को पहचान लिया था। सुधांशु को देख रचना ने भी गुस्से में कहा, तुम तो वही लड़के हो ना जिसने हमारी मीरा को भगाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आवाज़ उठा रहे हो। कहाँ छुपा कर रखा है तुमने हमारी मीरा को। सुधांशु महक जैसा नहीं था जो किसी की भी बात को चुपचाप सहन कर ले। उसने ईंट का जवाब रचना को पत्थर से दिया। एक्सक्यूज़ मी आंटी, पहली बात अपनी जुबान पर थोड़ी लगाम लगाई, और दूसरी 1 महीने से मैंने आपकी प्यारी मीरा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता आपकी प्यारी शहजादी किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। महक सुधांशु को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुधांशु का गुस्सा उसे बोलने पर मजबूर कर रहा था। ऐसे में रचना की बातें आग में घी का काम कर रही थी। तुम 2 कौड़ी के लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मीरा के बारे में ऐसी बातें करने की। बिल्कुल वैसे ही आंटी जी जैसे आपकी हिम्मत हुई मेरी बहन को इस तरह बेइज्जत करने की। जब मेरे सामने आप लोग मेरी बहन से इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं तो क्या पता मेरी गैर मौजूदगी में आप इस पर हाथ भी उठाते होंगे। अब मैं अपनी बहन को एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। सुधांशु का गुस्सा आसमान पर पार कर चुका था। निर्जला कब से चुपचाप ये सब होते हुए देख रही थी। अब तक वो इतना तो समझ गई थी कि सुधांशु वापस आ गया था। इसका मतलब मीरा उसके साथ नहीं थी। निर्जला नहीं चाहती थी कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से महक इस घर को छोड़कर चली जाए। इसलिए सुधांशु उसे लेकर जाता उससे पहले उसे रोक दिया। रुक जा सुधांशु बेटा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा रचना का महक के साथ ऐसा व्यवहार देखकर, लेकिन यकीन करो हम में से कोई महक का बुरा नहीं चाहता। महक ने सुधांशु को शांत करने की कोशिश की। सिद्धू, माँ ठीक कर रही है, चाची गुस्से में है इसलिए वो क्या बोल रही है उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें कैसे पता। सुधांशु निर्जला और महक की बात सुन थोड़ा शांत होगा। उसने नम आवाज़ में कहा, आज जब मैं कॉलेज ट्रिप से लौटा तो पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरी गैर मौजूदगी में की वजह से आपके साथ क्या हुआ। इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। सुधांशु महक और निर्जला को सब कुछ बता ही रहा था कि तभी वहाँ मृत्युंजय की गाड़ियाँ काफिला आके रुका। ये देख महक के तो सांसें ही अटक गई। निर्जला जी भी मृत्युंजय की कार को देख वहीं जम सी गए। गाड़ियों में से एक एक करके मृत्युंजय के बॉडीगार्ड उतर रहे थे और महक को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो अब सुधांशु को कैसे मृत्युंजय के गुस्से से बचे। मृत्युंजय अपनी गाड़ी से उतरा और जैसे ही उसकी नज़र सुधांशु पर पड़ी उसका दिमाग खराब हो गया। इससे पहले कि वह सुधांशु की तरफ बढ़ता, महक भाग के उसके पास आ गई और उससे रिक्वेस्ट करने लगी, सर आप मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज़। सुधांशु को अपने बात कहने का मौका दीजिए प्लीज़। लेकिन मृत्युंजय के सुनने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने महक को धक्का देकर हटा दिया और इससे पहले कोई और कुछ बोल पाता या समझ पाता, धम वो थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी और सुधांशु लड़खड़ कई कदम पीछे हो गया। मृत्युंजय आगे बढ़ा और उसने ऐसे ही एक के बाद एक थप्पड़ सुधांशु के मुंह पर बजाने शुरू कर दिए। सब लोग चुप खड़े। सुधांशु जिसके कान से मुंह से खून बहने लगा था वो बोला, मृत्युंजय जी हाथ मेरा भी चल सकता है, लेकिन मैं रिश्ते का लिहाज कर उसकी बात पूरी होने से पहले एक और फौलादी थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ चुका। मृत्युंजय गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, रिश्ते का लिहाज? आज तेरी जिंदगी का लिहाज नहीं करूंगा मैं। महक फिर से मृत्युंजय के पास दौड़ी और मृत्युंजय का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? उसे नहीं पता मीरा के बारे में कुछ।
सुधांशु का गुस्से से देख मृत्युंजय बोला, इसे नहीं पता तो किसे पता है, झूठ बोल रहा है ये। मृत्युंजय ने फिर से एक और जोर का थप्पड़ सुधांशु को दे मारा। सुधांशु दर्द भरी आवाज में बोल, झूठ नहीं बोल रहा मैं, मुझे नहीं पता मीरा कहाँ है, वो मेरे साथ नहीं है। निर्जला जी जो अपने बेटे के गुस्सों का तांडव देख रही थी बोली, रुक जा बेटा, एक बार उसकी सुन तो ले। सुधांशु के बाल से पकड़े हुए मृत्युंजय का हाथ रुक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी माँ निर्जला जी। फिर बोली, उसे एक बार अपनी बात तो कहने दे। महक बोली, प्लीज वो सच कह रहा है, वो सबको सब सच बताने ही यहाँ आज आया है, उसे एक बार पूरी बात बोलने का मौका दे दीजिए, छोड़िए उसे, मैंने कहा छोड़िए। महक और अपनी माँ के कहने पर मृत्युंजय के हाथ की पकड़ ढीली हो गई और उसने सुधांशु को हल्के से धक्का देते हुए छोड़ दिया। सुधांशु अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोला, मैं आज ही अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज ट्रिप से वापस आया हूँ। मीरा मुझे छोड़ चुकी थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे खुद के लिए कुछ टाइम चाहिए था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन बाहर ट्रिप पर चला गया और बाकी दुनिया से खुद को अलग कर दिया, फ़ोन ऑफ कर दिया, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कर लिया था खुद को। लेकिन जब घर वापस लौटा तो माँ पापा ने बताया कि यहाँ महक दीदी के साथ क्या हुआ था, इसलिए यहाँ उन्हें लेने चला आया। मृत्युंजय ने सुधांशु की बात सुनकर अपने गार्ड से कहा वेरीफाई करो ये सच बोल रहा है या नहीं। उसके गार्ड्स ने सुधांशु के फ्रेंड से जिस होटल में वो सब रुके हुए थे वहाँ के स्टाफ से सुधांशु की पूरी स्टोरी वेरीफाई कर ली। सुधांशु ने अपने सारे दोस्तों के नंबर्स, अपने ट्रेन के टिकट्स की कॉपी, बाकी डिटेल सब शेयर कर दी थी मृत्युंजय के लोगों से। उस पूरे टाइम मृत्युंजय की खतरनाक नज़रें सुधांशु पर ही गड़ी हुई थी। रचना चाची वहाँ चल रहा ये सारा तमाशा अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। उनको ये सब डेली सोप से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड्स ने सारा प्रूफ दिखा दिया और आखिरकार मृत्युंजय समझ चुका था कि सुधांशु सच बोल रहा था। कुछ देर चुप खड़ा रहा मृत्युंजय और एकदम से चिल्लाया, मीरा कहाँ हो तुम? महक सुधांशु का हाथ पकड़े मृत्युंजय की आंखों में आंखें डाल के बोली, अब यकीन हो गया कि आपकी बहन मीरा मेरे भाई सुधांशु के साथ नहीं है, वो निर्दोष है। सर मैंने आपको पहले ही कहा था कि सुधांशु कभी कुछ ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता जिससे उसके माँ पापा का नाम खराब हो। सुधांशु ने मृत्युंजय को देखा जिसने अब महक पर से नज़रें हटा ली थी। वो महक से बोला, दीदी अब बस हुआ, यहाँ चलो यहाँ से, अब यहाँ एक पल नहीं रुकोगी। गलतियाँ इनके घर की रईस जादी करे और नवाब साहब की बदतमीजी झेले मेरी बहन, ये तो मैंने रिश्ते की इजाज़त कर ली, नहीं तो अगर मेरा हाथ उठ जाता तो आज खून की होली खेली जाती। मृत्युंजय इन बातों को सुन के कुछ नहीं बोला क्योंकि वो समझ चुका था कि उससे गलती हो गई थी। बिना सच जाने उसके सुधांशु को पीट दिया था। निर्जला जी जो वहाँ ये सब बेबस खड़ी देख रहे थे वो सुधांशु से बोली, बेटा मैं जानती हूँ जो कुछ भी यहाँ हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन महक अब इस घर की बहू है, उसे रोक ले। मृत्युंजय अपनी इतनी गलती तो मान सकता था कि वो सुधांशु की बात पर एक वक्त को चुप रह जाए, लेकिन महक का रुकने के लिए रिक्वेस्ट करने उसकी शान के खिलाफ था। सुधांशु महक को घर से ले जाते हुए निर्जला जी से बोला, आंटी जी आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी और मैं आपकी बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, अब मेरी बहन यहाँ नहीं रह पाएगी। निर्जला सुधांशु से कुछ नहीं बोली, बस अपने बेटे मृत्युंजय की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती रही, जिसने एक बार भी महक को रोकने के लिए नहीं बोला। और आखिरकार सुधांशु महक को लेकर वहाँ से चला गया। घर के मेन गेट से बाहर जाते हुए एक बार महक ने मुड़ के मृत्युंजय को देखा। वो उसे देख रहा था। महक को लगा कि शायद अब उसे रोकेगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह खुद से बोली, ये आदमी तुझसे ज़्यादा अपनी अक्ल से प्यार करता है। सुधांशु की आंखों में भी आंसू थे। ये देख महक उससे बोली, सिद्धू आज जो भी हुआ उसे इस दहलीज के बाहर कदम रखते ही भूल जाना। महक की बात सुन के सुधांशु का दिल पसीज गया और उसने महक को गले लगाकर कहा, मेरी वजह से सब खराब हो गया, दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मीरा से मिला ना होता तो आप पर ये मुसीबत कभी आए ही नहीं होती।
महक ने सुधांशु को संभाला और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने तो आज यहाँ आके सबके सामने सच बताकर मेरी इज्जत बढ़ा दी। एक हमारे घर का बेटा है जिसने अपनी बहन की इज्जत की खातिर चुपचाप मार खाई, और एक सारंग परिवार का बेटा है जिसने अपने पूरे परिवार के बीच अपनी पत्नी की इज्जत लुटाई। महक के बात पर सुधांशु ने आंसू पूछे। कुछ ही देर में दोनों अवस्थी निवास पहुंच चुके थे। सुधांशु ने आते ही सारंग निवास में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ अपने मम्मी पापा यानी कि शेखर और नीरू जी को बता दिया। सुधांशु की बात सुन और उसके जख्मी चेहरे को देख शेखर जी ने गुस्से में कहा, बदतमीज, कोई इस तरह अपने साले को मारता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग इतना गिर जाएंगे, मेरी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरी बच्ची तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम उस घर में वापस नहीं जाओगे। तुम मृत्युंजय से सारे रिश्ते तोड़ दो। अपने पापा की बात सुन महक चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आपने आज तक खुद मुझे रिश्तों को संभालने की, उन्हें निभाने की परवरिश दी है, और आज आप खुद मुझे रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहे हैं। इस पर महक की मां नीरू जी ने कहा, बेटा, रिश्ते वहाँ निभाए जाते हैं जहाँ लोग अपने हों, और लोग भी रिश्ता निभाना चाहते हैं। उस घर में तुम्हें कोई नहीं चाहता। महक ने अपनी माँ को समझाया, माँ, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन जिन हालातों में ये शादी हुई, क्या उन लोगों के लिए मुझे अपनाना आसान है माँ? अब खुद सोचिए, अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या आप किसी अनजान लड़की को अपना सकती थी? आपको मुझ पर भरोसा है ना? मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन अब वापस तभी जाऊंगी जब सर खुद मुझे लेने आएंगे। शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मृत्युंजय सारंग को अपनी पत्नी महक की कमी खलेगी बहुत जल्द। चलिए, अब आप लोग मेरी चिंता छोड़िए और अपना हाल बताइए, कैसे हैं आप दोनों? महक को बात बदलते देख शेखर जी ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो मेरी बच्ची? अगर तुम्हारी यही इच्छा है, यही जिद है तो ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे माँ बाप और भाई अभी तक जिंदा है। तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत होगी बस हमें आवाज़ दे देना। महक ने हाँ में सर हिला दिया और वो अपने कमरे में चली गई। वहीं सारंग बिल्ला में मृत्युंजय अभी भी गुस्से की आग में जल रहा था। रात हो चुकी थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मीरा और अपनी शादी को लेकर उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा। मृत्युंजय बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कमरे में चले गए। वहीं सारंग बिल्ला में मृत्युंजय अभी भी गुस्से की आग में जल रहा था। रात हो चुकी थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मीरा और अपनी शादी को लेकर उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा। मृत्युंजय बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। वह खुद से बोला, आज जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मुझे महक को जाने नहीं देना चाहिए था। मृत्युंजय को महक का जाना बहुत खटक रहा था। अब वो कमरा उसे काटने का दौड़ रहा था। महक के बिना उस बड़े से कमरे में मृत्युंजय बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मृत्युंजय ने महक को कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन उठाया, लेकिन तब उसे याद आया कि उसके पास तो महक का नंबर था ही नहीं। उसने खुद कुछ दिनों पहले महक का फ़ोन तोड़ दिया था। करवट बदलते हुए मृत्युंजय की पूरी रात बीत गई। अगली सुबह मृत्युंजय रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार था। जब वह ब्रेकफास्ट टेबल पर आया तो नाश्ता पहले से ही सर्व कर दिया गया था। जैसे ही मृत्युंजय ने पहला निवाला मुंह में रख उसने उसे भी उगल दिया और चिल्लाते हुए कहा, खाना बनाना भी याद नहीं रहा यहाँ किसी को क्या? ये क्या बनाया है? वहाँ खड़े नौकर मृत्युंजय के गुस्से से जम गए थे। उसने गुस्से में चम्मच पटक देर वहाँ से जाने लगा। निर्जला जी मृत्युंजय को देख बोली, बेटा, किसका गुस्सा किस पर निकाला है? मृत्युंजय कुछ रिएक्ट ना रखा है करते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। मृत्युंजय ने कार में बहुत बार महक से मिलने की सोची, पर उसे न जाने कोई चीज़ बार बार रोक रही। तभी मृत्युंजय के फ़ोन पर निर्जला जी का कॉल आया। बेटा, मैं जानती हूँ तुझे पसंद नहीं कि कोई तुझे सलाह दे, पर मेरी बात मान, महक को घर वापस लेके आ जा। मृत्युंजय ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उस लड़की को लेने के लिए मैं उसके छोटे से घर में जाऊँ।
उसे आना होगा तो अपने आप आ जाएगी, वरना पड़ी रहे अपने मायके में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। महक के जाने के 24 घंटे से भी कम वक्त में मृत्युंजय इरिटेट हो चुका था। मृत्युंजय की हालत देख निर्जला ने विकल्प से कहा, फोन पर कह रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका चेहरा साफ कर रहा है कि महक के बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ये लड़का अपने दिल की बात कब सुनेगा। इस पर विकल्प ने कहा, आप देखना माँ, मुझे पूरा भरोसा है कि भाई भाभी को लेने के लिए जरूर जाएगा। अभी जितना भी चिल्लाना है, चीखना है वो चीख ले, लेकिन ज़्यादा वक्त तक तो वो भाभी से दूर नहीं रह पाए। यहाँ एक तरफ मृत्युंजय महक के बिना इरिटेट हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ महक अपने घर पर बहुत खुश थे। सुबह उठकर वह नहा धोकर तैयार हो चुके थे, अपनी माँ को किचन में हेल्प कर रहे थे। सुधांशु डाइनिंग टेबल पर बैठे शेखर के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी घर की डोर बेल बजी। नीरू खाना बना रही थी, इसलिए महक दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। महक को देखते हुए आदमी अंदर आ गया और परेशानी भरी आवाज़ में बोला, कैसी हो महक? तो दोस्तों, कहानी कैसी सुनी, अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे की कहानी सुनने के लिए